आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका चैप्टर नंबर क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चैप्टर नंबर 3 है, विद्युत धारा। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेगुलर पूछे जाते हैं। आपके इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न की बात हो रही है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वालों का ऑलरेडी आ चुका है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है, तो जाके आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2009 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन बैंक खोज के एक एक क्वेश्चन लाया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है और इसी साल पहली बार पूछा है, क्या रहा है? ओमिक एवं अनओमिक प्रतिरोध क्या है? दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए, ओमिक प्रतिरोध का मतलब होता है ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। और अनओमिक का मतलब होता है ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। या प्रतिरोध के टर्म में लिखे, चाहे आपको चालक के टर्म में लिखे। हो सकता है जैसे इस बार प्रतिरोध के टर्म में पूछा है तो आपके टाइम में पूछ दे क्या चीज, यहाँ प्रतिरोध ना लिख के क्या लिख दे? चालक लिख दे। तो उस टाइम में क्या करेंगे? तो कहेंगे सॉरी, तो प्रतिरोध का कहानी बताए थे। तो नहीं भैया, यहाँ पे आप प्रतिरोध के जगह पे यदि चालक भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो जहां जहां पे प्रतिरोध लिखे गए पूरे, वहां पे आप चालक चिपका तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो चलिए, ओमिक प्रतिरोध वे प्रतिरोध होते हैं जो अब ओम के नियम का पालन करते हैं, जबकि अनोमिक की बात करें या गैर ओमिक की बात करें, वे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरा चीज, ओमिक प्रतिरोधों में धारा केवल वोल्टेज के सीधा समानुपाती होती है। मतलब कह सकते हैं जो आई होता है वो समानुपाती होता है किसके? भी के, या भी समानुपाती होता है आई के, जैसे लिखें। जबकि यहाँ कोई रेखीय संबंध नहीं होता। यहाँ देखोगे भी आई जो ग्राफ बनता है आपका किसके? ओमिक के लिए, वो एक सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। जबकि अनोमिक के लिए देखो ये कर्व बन रहा है, मतलब कोई सीधा संबंध, रेखीय संबंध नहीं होता है। इसके उदाहरण की बात करें तो तांबे का तार हो गया या कार्बन प्रतिरोध हो गया, ये सब क्या है? ओमिक प्रतिरोध है या ओमिक चालक है। जबकि अर्धचालक हो गए, डायोड हो, सेमीकंडक्टर में डायोड पढ़े होंगे और अर्धचालक पढ़े होंगे, तो ये सब क्या है? अनओमिक के उदाहरण है। इतना ध्यान रखना है ओमिक और अनोमिक की कहानी में। 23 में पूछा है धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व एक लाइन में याद रख सकते हैं, धारा बट्टे क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो सिंपल सा कहते हैं किसी चालक में इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं, या वो धारा घनत्व कहलाता है। तो सिंपल सा कह सकते हैं धारा घनत्व बराबर सिंपल सा क्या लिखते? आई अपॉन ए, ठीक है। दूसरा क्या है? माना कि ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो सिंपल धारा घनत्व बराबर क्या होता है? आई अपॉन ए। अब ये क्या है? धारा घनत्व जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। धारा घनत्व क्या होती है? सदिश राशि होती है। इसका मात्रक की बात करें तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और ये क्या है? क्षेत्रफल, मतलब मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका मात्रक? तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके यदि हम बीमा की बात करें तो बीमा में लिखते तो क्या लिखते? एम्पियर के लिए क्या होता है? ए, और मीटर स्क्वायर के लिए L2। ये क्या हो जाता है? सिंपल सा L माइनस 2A। इसकी बीमा की यदि हम बात करते, बीमा, तो ये क्या हो जाता अपना? L माइनस 2A। ए लिखिए या आई लिखिए, एक ही बात है। ओके, तो ये कहानी होगी 2023 की, ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट कह रहा है विभव मापी के दो उपयोगों को लिखिए। विभव मापी के दो उपयोग कब पूछा? 2022 में। क्या उपयोग होता है? सबसे पहले ये सेल के आंतरिक प्रतिरोधों का निर्धारण करता है। दूसरा कह सकते हैं ये दो सेलों के कह सकते हैं विद्युत वाहक बलों की तुलना करता है। तो कह सकते हैं सिंपल सा, विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है। दूसरा चीज, विभव मापी द्वारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो सिंपल सा, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों को तुलना करना, और दूसरा क्या है? आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। दो काम। तो इस विभव मापी के दो उपयोग यहाँ लिखा है। तो विभव मापी होता क्या ये भी पढ़ लीजिएगा। आपको हम बार बार बोलते हैं जो भी टर्म्स पूछे गए हैं उसके थोड़ा आगे पीछे भी साथ में पढ़िए,
और उसके बाद देखिए कि कैसे आपका 70 आउट ऑफ 70 नहीं बना के आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को रगड़ के पढ़िए, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कीजिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव को पूरा सॉल्व करके बनाइएगा। तो ये 2022 में इतू हिसाब पूछा था तो हो गया, यहाँ फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा दो उपयोग लिखने के लिए बोला गया था। चलिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन को समझाए। समांतर क्रम का संयोजन क्या होता है? जो भी प्रतिरोध होगा उसका एक छोर एक साथ और दूसरा छोर दूसरे तरफ होगा, मतलब सारे सारे एक छोर होगा एक साथ जुड़े होंगे और दूसरा छोर जो होगा वो भी एक साथ जुड़ा होगा। तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। तो कह सकते हैं समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु ए से, मान लो ये वाला ए है, ए से जोड़ देते हैं, सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। चलो बी से जोड़ दिए, ठीक है। तो प्रतिरोधों की इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है या जा चुका है, वो ये होता है कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर आपकी धारा का मान, यदि ये I चला है यहां से, तो धारा का मान हर एक प्रतिरोध के लिए बदल जाएगा। एक में I1 जाएगा, I2 जाएगा, I3 जाएगा, I4 जाएगा, लेकिन विभव का मान सबके लिए समान रहेगा। ये याद रखना है, समांतर क्रम में विभव समान रहता है सभी प्रतिरोध के लिए और धारा अलग अलग होती है, जबकि श्रेणी क्रम के लिए धारा समान होती है सभी प्रतिरोध के लिए, लेकिन वहां विभव अलग अलग होता है। ये दोनों टर्म को याद रखना है, ठीक है। जो आपको ऑब्जेक्टिव में दिया गया है शुरुआत में सीट, मतलब फॉर्मूले का, उसके अंदर साफ साफ लिखा है, तो उस सीट को ना लिख के दीवार पे चिपका लो, उसको अपना जो बनाना है वो बना लो, ठीक है। लेकिन एग्जाम तक थोड़ा सा उसके लिए सीरियस हो जाइए। ओके, तो कह सकते हैं प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर समान होता है। अभी जस्ट बोले विभव या विभवांतर क्या होता है? समान होता है, और उससे गुजरने वाली धारा भिन्न होती है, मतलब धारा I1, I2, I3 अलग अलग प्रतिरोधों के लिए अलग अलग धारा होगी, लेकिन सभी के लिए विभव या विभवांतर का मान समान होगा, ठीक है। और इसका जो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, जितने भी रहेंगे उतने आप जोड़ते चले जाओ। ये ऑलरेडी लगभग सबको पढ़ा हुआ ही है, ऑलरेडी 10th में भी पढ़े हो आप। तो ये हो गया क्या? प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजन को समझाने के लिए तो समझा दिए, फिगर बना दीजिए, इतना सा लिख दीजिए, सफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है नारंगी और पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड लिखिए। तो इसके लिए आपको याद रखना क्या पड़ता है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसमें सिंपल सा नंबरिंग कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी कैपिटल और येलो से लिखा उसी को सिर्फ नंबरिंग करना है। तो नारंगी और पीले, तो नारंगी बोले तो ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ पे है? ये वाला है ऑरेंज, और इसके लिए कितना लिखा गया है? 3। और पीला येलो के लिए क्या है? ये वाला है 4। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो नारंगी के लिए 3 है और ये पीले के लिए क्या है? 4 है। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। पता नहीं है कौन है बीबी रॉय जिसके पास वेरी गुड वाइफ है। चलिए कोई बात नहीं, वाइफ के बारे में कोई चर्चा नहीं। तो हो गया, इतना ध्यान रखना है, इस टेबल को याद रखना है। नेक्स्ट, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड जो होता है वो क्या बताता है? प्रतिरोध के मान को बताता है। यदि आप कभी भी कार्बन प्रतिरोध देखोगे, कभी भी पीसीबी बोर्ड देखोगे, तो उसमें इस टाइप का एक प्रतिरोध बहुत सारे लगे रहते हैं जिनमें अलग अलग रंग छपे होते हैं। तो यही रंग बताता है कि उस प्रतिरोध का कार्बन प्रतिरोध का मान कितना है। वहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, नंबर वगैरह नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? चक्र बने होते हैं, सर्कल बने होते हैं, यही सर्कल डिसाइड करता है। तो पहले जो 2 चक्र होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, जो अंक होते हैं वो पहली 2 संख्याओं को बताता है, तीसरा उसके गुणांक को बताता है, और चौथा उसके किसको बताता है? सहनशीलता को बताता है। ओके, तो कह सकते हैं कार्बन प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करने के लिए एक कलर कोड या वर्ण कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसे कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कहते हैं या वर्ण कोड कहते हैं। ओके, इन पट्टियों पर विभिन्न कलर होते हैं जिनके अनुसार ही इस पर प्रतिरोध का मात्रा का पता चलता है कि क्या मान होगा प्रतिरोध का, इसी रंग से। अब पहली पट्टी ए प्रथम सार्थक अंक को दिखाता है, जो पहला पत्ता फर्स्ट डिजिट को दिखाएगा।
दूसरी पट्टी बी द्वितीय सार्थक अंक को दर्शाती है तथा तीसरी पट्टी सी दशमलव गुणांक को 10 पे पावर वाला जो होता है उसको दर्शाता है, और चौथी पट्टी है वो कुछ दूरी पर स्थित होती है, मतलब तीनों एक साथ होते हैं, चौथे थोड़ी सी दूरी पे होती है, वो किसको दिखाता है, सहनशीलता या सहन क्षमता को दिखाता है, मतलब टॉलरेंस को दिखाता है। तो कुछ इसको लिखने का तरीका होता है ए 10 से पावर वाला जो रहता है वो सी प्लस माइनस डी टॉलरेंस या सहनशीलता को देखना है। तो सिंपल सा ये तीन रंग, फर्स्ट सेकंड, तीसरा मल्टीप्लाई और चौथा टॉलरेंस। तो ये आपको पूछा है, अभी तक आपसे इसको यूज करने के लिए नहीं पूछा है, सिंपल सा कलर ही पूछा है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको आगे ज्ञान को बढ़ाते हैं। ये अपने पास कलर कोड का एक क्वेश्चन है, ठीक है, पहले पे येलो, दूसरे पे वायलेट, रेड, गोल्ड। अब अपने पास ये टेबल भी है, इस टेबल को पूरा याद रखिए। किसी साल मॉडल पेपर के अंदर आपको सहनशीलता या टॉलरेंस पूछा गया था। तो टॉलरेंस किसके लिए, स्वर्ण के लिए, रजत के लिए, नो कलर कोई रंग नहीं है उसके लिए कितना कितना ये पूछा गया था। तो पूरे को याद रखना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या है, येलो है, तो येलो के लिए, पीला के लिए कितना है डिजिट 4, तो 4। दूसरा कौन सा है, वायलेट है, वायलेट के लिए कौन सा अपना होता है, बैगनी के लिए 7, तो यहां लिख लिए 4 7 इनटू, यहां सीधा सीधी सी ही लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है, इसको सी लिख लीजिए, 10 पे पावर सी नहीं रखना है, सी रख लेते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी है, रेड, रेड के लिए कितना है गुणांक 10 का घात 2, तो 10 पे पावर 2। ओके, अब प्लस माइनस टॉलरेंस डी%, तो टॉलरेंस सहनशीलता कितना है किसके लिए, गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए कितना है 5%, तो इसको लिख लेंगे 5% ओम। ये होता है लिखने का तरीका। और इसको याद रखने के लिए बीबी रॉय के पास तो ग्रेट ब्रिटेन है ही, मतलब ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ क्या है, वेरी गुड वाइफ है। तो इसको याद रखेंगे, पूरा पूरा टेबल याद रखिए। ऑलरेडी अभी तक आपके क्वेश्चन पेपर में कभी भी सहनशीलता या टॉलरेंस नहीं पूछा है, तो उसको पक्का वाला याद रखिए, क्योंकि पिछले साल या उससे पहले साल आपको मॉडल पेपर के अंदर पूछा था, जो मॉडल पेपर आएगा आपको दिसंबर में उसमें। तो ये हो गई कहानी, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है 3/4 के अनुपात में दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, 3/4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इट मीन्स इससे उत्पन्न उष्मा के परिमाणों की तुलना करें। दो प्रतिरोध मतलब चलिए R1/R2 आपको दे के रखा है कितना 3/4, ठीक है। और कैसे जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में अभी जस्ट समझाए थे, क्या समान होता है, विभव समान होता है, मतलब कह सकते हैं V1 = V2 = कितना V, समान है। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू दिए हुए हैं। ओके, इनसे उत्पन्न उष्मा के परिमाणों की तुलना करें। उष्मा का क्या फॉर्मूला होता है, I² RT। अब ये इस फॉर्मूले में I की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, ठीक है। I तो यहां समान है नहीं, समांतर क्रम में I अलग अलग होता है। तो इसको हम थोड़ा सा डेवलप कर देते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं V² क्या चीज R × T। अब V सबके लिए कांस्टेंट है, कोई झंझट नहीं है, R अलग अलग है, ठीक है, T सबके लिए समान ही रहने वाला है। तो यहां से इसको हम लिख सकते थे H जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा R के। तो इसी फंडे को यूज करेंगे, तो चलिए हम यूज करते हैं। तो H2/H1 क्यों निकालना है, तो उत्पन्न उष्मा के लिए H1/H2 = क्या लिखते, जस्ट व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको लिखते R2/R1, ठीक है। और अपने को पता है R1/R2 3/4, तो R2/R1 = क्या हो जाएगा 4/3। तो यहां से क्या पता चल गया, H1/H2 = 4/3। यही इसका आंसर, कितना इजी था। तो इसमें कौन कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, इसलिए V1 = V2 = V हुआ है। यहाँ पे I² RT फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि I का मान समांतर क्रम में दोनों प्रतिरोधों के लिए अलग अलग होगा। तो हम उसको किस में डेवलप किए, V² R × T में, क्योंकि V तो सेम है, तो इसमें V कांस्टेंट हट गया, T कांस्टेंट हट गया, तो H जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा R के। ठीक बात, थोड़ा सा समझते चलिए। नेक्स्ट,
12 ओम के 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए 12 ओम के 4 प्रतिरोध लीजिए, हमने इसको समानांतर क्रम में 12 ओम के 4 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या रहा है, इस प्रकार के 3 संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब ऐसे ऐसे 3 को जोड़ा जाता है। तो इसके इक्विवेलेंट हम क्या लिख सकते थे, ये 12 था, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। तो इसके इक्विवेलेंट यदि हम लिखना चाहते तो इसके बराबर जो इकलौता जो बंदा होता वो क्या होता, वो होता अपना पैरेलल है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं आरपी। और आरपी की वैल्यू कैसे निकालते, 1/rp इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, क्योंकि 4 है, ये कितना हो जाएगा 4/12 मतलब 1/3 आरपी, 1/rp। तो यहां से आरपी बराबर क्या हो जाता 3 ओम। तो इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाहता है कि 3 ओम के जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मतलब ये है 1 2 3, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 3 ओम, क्योंकि ये सब मिलके 3 ओम बना रहा है। तो इसको यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य क्या होगा, तो आपको पता है आर सीरीज के लिए क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मतलब 3 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा 9 ओम आर टोटल। हो जाएगा ना, कितना आसान पूछा है। चलिए 2018 में 9 ओम की कहानी, तो 9 ओम आ ही गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम का नियम व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, ओके। तो ओम का नियम को आपको क्या निकालना है, किसके सिद्धांत से, संवहन वेग के सिद्धांत से। संवहन वेग का सिद्धांत पढ़े होंगे, उसके हिसाब से क्या होता है, v d संवहन वेग इज इक्वल टू ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय m। ऑलरेडी ये कई और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। और हम लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 2 से E जो होता है V/L के बराबर होता है। तो यहां से E की जगह पे V/L हमने पुट कर दिया। ऑलरेडी आपको आगे मिलेगा I इक्वल्स टू NEA/VD, मतलब संवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध की बात करें तो NEA/VD होता है, जहां पे N क्या होता है नंबर डेंसिटी होती है, ये E हो गया आवेश, A हो गया क्षेत्रफल और VD तो संवहन वेग है ही। तो VD की जगह पे इसको हमने लाकर पुट कर दिया। अब यहां से अपन V/I मतलब इस I को इस साइड और बाकी सबको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा ML ऊपर आएगा और नीचे NE² इंटू टाउ का टाउ। ठीक है, अब ये चूंकि सारा का सारा जो नंबर है, सारा का सारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, और ये किसके बराबर होता है प्रतिरोध के बराबर। तो ये भी याद रखेंगे जो प्रतिरोध होता है वो ML/NE² टाउ के बराबर होता है, कभी पूछ दे। ओके, तो ये क्या हो गया प्रतिरोध के, तो V/I इक्वल्स टू क्या हो गया R के बराबर, और इससे हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R। यही तो ओम का नियम था। तो किससे, संवहन वेग का उपयोग करते हुए हमने क्या निकाल लिया ओम का नियम। इतनी सी कहानी। नेक्स्ट कह रहा है किसी चालक में बह रही धारा इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेग के बीच संबंध, संवहन वेग या ड्रिफ्ट वेग, या दूसरा क्या है संवहन वेग को समझाए और संवहन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है। ये संवहन वेग लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है ड्रिफ्ट वेग। नॉर्मली इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखते हैं, तो 2018 में इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया। ओके, तो ड्रिफ्ट वेग या संवहन वेग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संवहन वेग क्या होता है, उसके बाद समझेंगे संवहन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होगा। मतलब 2 पार्ट इसका कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2016 में क्या है 2 क्वेश्चन को एक साथ पूछा है, जबकि 2018 में दोनों को अलग अलग कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर लिए, तो आ जाते हैं पहले पार्ट के ऊपर इसके। तो क्या रहा है संवहन वेग को समझा है। संवहन वेग का मतलब है वह वेग जिससे कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसके अंदर चालक के अंदर गति करता है, वही क्या कहलाता है संवहन वेग। यदि चालक के सिरों के बीच में आप यदि विभवांतर को आरोपित करोगे या विद्युत क्षेत्र जिसके कारण बनेगा, तो इसके कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो धनात्मक प्लेट की तरफ क्या करेगा गति करना शुरू कर देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ठीक है, तो जिस वेग के साथ वो गति करेगा वही क्या कहलाता है उसका संवहन वेग।
तो कह सकते हैं जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, जबकि धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऑलरेडी बात की है। इलेक्ट्रॉन के इस निश्चित एक दिशीय गति को संवहन वेग कहते हैं। जैसे मान लो मान लिया कि यदि विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो ये जो मोटा वाला लाइन दिख रहा है इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन गति करता है, लेकिन जो ही आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ऋणात्मक आवेश के ऊपर इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो ये कुछ डॉटेड वाला लाइन है उसके हिसाब से चलेगा। तो इसी की जो वेलोसिटी इतने से बढ़ी, ये बी से बी डैश को पहुंच गए, तो कितने समय पहुंची, तो उसी का रेशियो क्या कहलाएगा, अपना संवहन वेग कहलाएगा। तो संवहन वेग के लिए, इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Vd इक्वल्स टू माइनस ई टाउ बाई एम, जहां माइनस साइन इस चीज को बताता है कि संवहन वेग की दिशा जो होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। जैसे संवहन वेग की दिशा किधर है, इस दिशा में, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इसके विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ माइनस। नॉर्मली हम लोग इसको माइनस को सिर्फ मैग्नीट्यूड की जब बात करते हैं सीधे Vd लिखते तो क्या लिखते, ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। और यदि वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन, क्योंकि इसको दिशा भी दिखानी है तो कह सकते हैं। और इसके सारे टर्म्स को समझाने की बात करें तो यहाँ पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो संवहन वेग उम्मीद करते हैं समझ में आया, जिस वेग के साथ इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर गति करता है एक लाइन में। अब संवहन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है इसको समझते हैं। देखिए कुछ चीजों को मान लेते हैं पहले। माना कि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तथा इससे होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन संवहन वेग Vd से t समय में चालक को पार करती है। ओके, तो चालक की लंबाई क्या हो जाएगी, सिंपल सा हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू क्या होता है, d अपॉन टी। तो यहां से d बराबर क्या लिखते, v इंटू d बराबर क्या लिखते, v इंटू टी। तो d क्या है, दूरी, तो मतलब लंबाई, वेलोसिटी Vd इंटू टाइम t लिखा जा सकता है। ओके, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व n है एवं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश q है तो चालक से प्रवाहित विद्युत आवेश घनत्व का मतलब है, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब है कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब कह सकते हैं n बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे आयतन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू आयतन, मतलब लिख सकते हैं ना n इंटू आयतन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती, यहां से लिखते इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या लिखते, यहां से n इंटू भी क्या है, यहाँ पे आयतन को दिखा रहे हैं n इंटू भी। अब इलेक्ट्रॉन की यदि आपको संख्या पता चल गया तो उसके कारण आवेश क्या होगा, यदि इसी को लिखते तो और लिखते v बराबर क्या होगा n, अब v बराबर लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुने लंबाई। ये हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यदि आप बात करें कि आवेश कितना होगा सारे इलेक्ट्रॉन का मिला के, तो पढ़े थे चैप्टर 1 के अंदर q इक्वल्स टू क्या होता है n इंटू ई, ठीक है। तो यदि हम इसको ई से गुना कर देंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो ई से गुना कर देंगे तो कुल आवेश निकल जाएगा, तो NaL इंटू ई, तो NaL इंटू ई, ये हो गया आवेश। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया कि कैसे निकला। ओके, अब अतः चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का क्या फॉर्मूला होता है, Q बाई टी। Q बराबर क्या निकाले, NeAl यहां से, और T बराबर लिख सकते हैं, T बराबर लिखा जा सकता है सिंपल सा L बाई वी डी, T बराबर लिख सकते हैं L बाई वी डी। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो L से L साफ, ये Vd चला गया ऊपर, तो NeAVd लिखा जा सकता है NeAVd। तो यही अपना होता है विद्युत धारा और संवहन वेग में संबंध, I इक्वल्स टू NeAVd। अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में इसी को यूज किए थे, याद है ना। चलिए, तो ये कब पूछा है, कब पूछा था, जब भी पूछा हो 2016 में शायद पूछा है और 2018 में। और यहाँ पे फिगर भी बना लीजिएगा ज्यादा अच्छा। ये हो गया चालक की लंबाई, Vd हो गया संवहन वेग, E क्या है विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये क्या है V वोल्टेज जो सेल आप लगा के रखे हो। नेक्स्ट,
समझावे कि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किरचॉफ का दूसरा नियम तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऑब्जेक्टिव में भी आज की डेट में पूछा जाता है। तो कह सकते हैं किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग उस परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों एवं प्रवाहित धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इट मीन्स ये कहना ये चाहता है यदि बहुत सारे इसके अंदर सेल लगे होते तो उसका बीजगणितीय योग जो होगा वो अंदर कितने भी प्रतिरोध है और उससे प्रवाहित होने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, मतलब सिंपल सा I इंटू आर होगा। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। ठीक है, यदि मान लीजिए यहां की बात करते तो यहां क्या लिखते, ये अपना है क्या है E, और धारा यहां से चलती तो कैसे चलती, ऐसे। ठीक, तो यहां से यदि हम लिखना इसको चाहते तो क्या लिखते, E और धारा की दिशा और अपने चलने की दिशा क्या हो, सेम हो। धारा की दिशा ऐसी है ना, और यदि आप भी वैसी तरीके से चलोगे तो उस टाइम में आपको जो प्रतिरोध के कारण जो विभवांतर होगा उसको ऋणात्मक मानते हैं, तो माइनस I इंटू आर इक्वल्स टू 0। या इसी को नहीं भी लिखना चाहते तो सिंपल से क्या लिखते, इज इक्वल्स टू I इंटू आर। मतलब ये जो क्या है सेल है, इसके कारण जो आपको विद्युत वाहक मिला वो धारा को चलाने का काम आया और इसके विभवांतर के बराबर है किसके, प्रतिरोध के। तो कह सकते हैं अतः स्पष्ट है कि बंद परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के सिरों के बीच उपलब्ध विभवांतर किसके कारण, विद्युत वाहक बल के स्रोत के कारण है। इसी कारण ये आया, यदि ये नहीं होता, ई नहीं होता तो IR कहां से आता, नहीं आता। अतः हम कह सकते हैं ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत का समर्थन ये करता है, क्योंकि यदि ये है तो ये अपनी ऊर्जा किसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तब तो I इंटू आर का वहां पर विभवांतर पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, 100 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग का एक बल्ब है, ठीक है, जिसको किसके साथ जोड़ा गया है, 240 वोल्ट के साथ जोड़ा गया है। अच्छी बात है, जोड़ना था इसको 220 के साथ, जोड़ दिया 240 वोल्ट के साथ। ठीक है, विद्युत शक्ति क्षय की गणना करे, कितना विद्युत शक्ति में क्षय होगा, मतलब ज्यादा खर्चा करेगा कम खर्चा करेगा, यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पावर जो दे के रखा वो कितना दे के रखा है, P1 दे के रखा है आपको 100 वाट। ठीक है, और वोल्टेज दे के रखा है V1 कितना 220 वोल्ट, ये आपको दे के रखा। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, P का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R। ठीक है, और दूसरा होता है V स्क्वायर बाई R। तो इसकी हेल्प से हम लोग R निकाल लेते हैं, रेसिस्टेंस, और उसके बाद हम वापस इसी फॉर्मूले को यूज करके क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे। तो V स्क्वायर या V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, P1। तो V1 बोले तो 220 का स्क्वायर, और P1 बोले तो 100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 484, 22 का स्क्वायर 00 डिवाइडेड बाई 100, ये से ये कट गया, ये क्या आ गया 484, और रेसिस्टेंस निकाले हैं तो ओम। ये ठीक है। अब क्या रहा है 240 वोल्ट के लिए, इसके लिए हम लोग पावर निकाल लेते हैं। तो P2 इज इक्वल टू, इस वाले फॉर्मूले को वापस लगाते V स्क्वायर R को, तो V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो V2 का स्क्वायर मतलब V2 कितना दिया है 240 का स्क्वायर, और R की वैल्यू कितना निकाले हैं 484। अब इसको यदि सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करते हैं 240 इंटू 240 ओके डिवाइडेड बाई 484, ये हो जाता है 119 वाट। तो क्या हो गया, पावर कंजम्पशन ज्यादा हो गया। तो सिंपल सा क्या पूछा जा रहा है, 6 का मतलब हो गया, सिंपल सा 6 का मतलब हो गया P2 माइनस P1। तो P2 119 और P1 कितना है 100, तो सिंपल सा कह सकते हैं 6 कितने का होगा 19 वाट का। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक,
ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 वाट। नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को लिखे। तो दोनों नियम ऑलरेडी इससे पहले भी आपको सेकंड नियम आया था। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम को और भी कहा जाता है धारा का नियम कहते हैं या संधि नियम भी कहते हैं, और ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, आवेश के। तो ये आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। जबकि दूसरा जो नियम होता है उसके वोल्टता नियम भी कहते हैं और या पास या लूप का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और ये होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित, ऊर्जा संरक्षण के पर आधारित होता है। ये दोनों टर्म को याद रखेंगे। पहला नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे मान लो ये एक संधि बिंदु है, यहां पे धारा मान लो ऐसे, ये मान लिया I1, ये I2, ये I3, ये I4 और ये अपना I5 है। तो इस संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका जो साइन कन्वेंशन होता है उसके हिसाब से ये मान के चलते हैं जो संधि बिंदु की तरफ धारा आ रही है वो धनात्मक होगी, और जो संधि बिंदु से जा रही है वो धारा क्या होगी, ऋणात्मक, उसको लेते हैं। तो यहां से यदि हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, जो आ रही है मतलब कौन, पहले तो I1 जा रही है तो मतलब I1 माइनस में, I2 आ रही है मतलब प्लस में, I3 भी आ रहा है मतलब प्लस में, I4 भी आ रहा है मतलब प्लस में, और I5 जा रहा है मतलब माइनस में। ये किसके बराबर होता है, शून्य का। तो उसी को लिखते हैं सम ऑफ I इज इक्वल टू 0। ये पहला रूल कहता है। दूसरा होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। तो इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास या लूप के विभिन्न भागों में बहने धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धाराएं एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल मतलब I इंटू R का बीजगणितीय योग इस पास या लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बल, मतलब सेल में जो होता है अपना विभवांतर उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सम ऑफ विद्युत वाहक बल बराबर किसके हुआ, सम ऑफ किसके, I इंटू R के। तो ये याद रखना है, इस टर्म को भी याद रखना। ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है, और ये आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो 2016 में था कि थोड़ा दोनों नियम पूछा था, आने वाले टाइम में जब पूछता है, जब भी कोई एक पूछता है तो पहला पूछता है या दूसरा पूछता है, तो बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक को अच्छे से बनाइए, समझ के बनाइए और याद रखिए, पक्का क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एक 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध निकाल। इसका दो तरीका बताएंगे, एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यदि प्रतिरोध को खींचा जाएगा, मान लो ये अपना एक तार है, इसको खींचेंगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो कह सकते हैं यदि लंबाई L1 पहली की लंबाई इसको L मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगी, जो ये खींचे तो खींचकर लंबाई दोगुनी कर दी गई, मतलब 2L हो गई लंबाई, ठीक है। पहले मान लिया क्षेत्रफल जो था A1 इक्वल्स टू A, तो A2 क्या होगा, क्षेत्रफल कम होगा ना, तो मतलब ये अपने को पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पता करते हैं कि तार को खींचा जाए या इसको दबाया जाए तो उसके लंबाई बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा ही होगा। तो क्षेत्रफल भी घटेगा बढ़ेगा, तो जो नहीं बदलेगा वो क्या है, वो है उसका आयतन, ठीक है। तो कह सकते हैं सिंपल सा V1 जो होगा वो V2 के बराबर होगा, आयतन कभी नहीं बदलने वाला, चाहे आप खींच के लंबा कर दो या खींच दबा के छोटा कर दो। तो यहां से आयतन बराबर क्या होगा, बार बार यूज करते हैं क्षेत्रफल गुने लंबाई, और इसके लिए भी A2 L2, तो A1 बाई A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, L2 बाई L1, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, रख सकते हैं। अब आ जाते हैं, कह रहा है दोगुनी का, तो तार का नया प्रतिरोध, प्रतिरोध का फॉर्मूला पता ही है, R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपॉन A। तो नया प्रतिरोध मतलब R2 बाई R1, रो L2 बाई A2 डिवाइडेड बाई रो L1 बाई A1, रो से रो साफ, कहानी खत्म। अब इसको और लिखते तो क्या लिखते, L2 बाई L1 इंटू A1 बाई A2 लिख सकते हैं ना, ऊपर नीचे करके। अब A1 बाई A2 के वैल्यू पता है, L2 बाई L1 होता है,
तो L2/L1 इंटू L2/L1। अब L2 बराबर क्या लिखे हैं 12 और L1 बराबर L, तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा R2/R1 इज इक्वल्स टू 2L/L इंटू 2L/L। तो L से L साफ, तो क्या मिल गया 4। तो R2/R1 क्या मिला हमको 4, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 4R1, और R1 की वैल्यू तो पता है ना कितना है 16, तो 4 इंटू 16 तो क्या हो जाएगा 64 ओम। ये हो गया नया प्रतिरोध 64 ओम। तो ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस, जब 2 मार्क्स या 5 मार्क्स पूछा जाएगा लिखने तब करना है। यदि इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछे हुए आपको, तो उसके लिए सिंपल सा अप्लाई करेंगे। यदि आप खींच के लंबा करते हो, खींच के n गुना लंबा करते हो, गुना क्या करते हैं लंबा करेंगे, तो फॉर्मूला लगाते हैं r डैश के लिए इक्वल्स टू n स्क्वायर r। यदि n गुना आप इसको छोटा कर देते हो, तो फॉर्मूला जो r नया प्रतिरोध का होता है वो होता है r/n²। ठीक है, n गुना यदि लंबाई को बढ़ा देंगे तो n²r। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगा कर डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो r डैश इक्वल्स टू क्या लिखते n²r। कितने गुना किया गया है 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर 4, और r का वैल्यू कितना दिया 16, तो 16 चौका 64। ये तो एक लाइन में बन गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में बनाओगे तो अच्छा लगेगा, सब्जेक्टिव में पूरा प्रोसेस से बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया कहानी। 2016 में 2 मार्क्स में पूछा था। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। कब पूछा है 2015 में पूछा है। श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। यदि उन्हीं 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है। ओके, तो उनका अलग अलग प्रतिरोध निकाले, मतलब 2 प्रतिरोध है उसका अलग अलग मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल सा R1 और R2 हमने 2 प्रतिरोध मान लिया। ठीक है, जब इसको कैसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो मतलब R1 प्लस R2 बराबर कितना बोल रहा है 16 ओम। ये कह रहा है, तो इसको मान लिया इक्वेशन 1। दूसरा कह रहा है कि यदि उन्हीं 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, मतलब 1/Rp। ठीक है, पैरेलल ऐसे ही जोड़ा जाता है ना RS। चलिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। ठीक है, तो यहां से P की वैल्यू पता है कितनी है 3 ओम, और R1 प्लस R2 16, और ये R1 R2। तो R1 इंटू R2 बराबर कितना आ गया 48 ओम आ जाएगा ना। अब चलिए R1 इंटू R2 पता है, R1 प्लस R2 पता है, तो एक हम दूसरा निकाल लेते हैं R1 माइनस R2। वो कैसे निकाल सकते हैं R1 माइनस R2, इसका स्क्वायर कर दो। ये बराबर किसके होगा R1 प्लस R2 के स्क्वायर माइनस 4R1 R2 के। जब इसको तोड़ोगे तो इतना ही आने वाला है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। R1 प्लस R2 कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 कितना निकालें 48। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाता है, कुछ तो होएगा, चलिए 16 इंटू 16 ये हो जाता है 256, और 48 इंटू 4 ये हो जाता है 192। और इसको माइनस कर लेते हैं 256 में से, तो ये हो जाता है 64। मतलब अपने को क्या पता चल गया R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 64। तो R1 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 64, मतलब R1 माइनस R2 बराबर 8 ओम। ये इक्वेशन 2। ठीक, अब
R1 प्लस R2 पता है, R1 माइनस R2 पता है, तो निकालने में क्या दिक्कत है? तो R1 प्लस R2 कितना पता है? 16, और R1 माइनस R2 कितना पता है? 8। दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा? 2R1 इज इक्वल टू 24। तो R1 बराबर कितना? 12 ओम हो जाएगा। अब इसमें हम R1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? R2 बराबर लिख सकते हैं 16 माइनस R1, तो 16 माइनस 12 मतलब 4 ओम। किसकी वैल्यू? R2 की वैल्यू, और R1 की वैल्यू 12 ओम। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 ओम एंड 4 ओम। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है रो प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार की नई प्रतिरोधकता क्या होगी? देखिए, प्रतिरोधकता तार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पर निर्भर नहीं करती है, ये सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो तार के पदार्थ पर और दूसरा ताप पे। ठीक है, किसी चालक के लिए यदि बात करते हैं तो तार का पदार्थ कैसा है? यदि लोहा का है तो लोहा का ही उसके प्रतिरोधकता, उसकी लंबाई बढ़ा दो या कम कर दो। ऐसा थोड़ी है कि लोहा जो है जब छोटा रहेगा तो लोहा रहेगा, उसको 1 kg का बना देंगे, मतलब खींच के लंबा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लोहे की जगह पर सोना हो जाएगा। यदि ऐसा हो जाता तो आज से ही हम खींचना शुरू कर देते, मतलब लोहा ही रहेगा ना। तो प्रतिरोधकता क्या? पदार्थ का गुण होता है, तो वो लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा उसका। ठीक है, दूसरा ताप के साथ निर्भरता क्या होती है कि ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, किसी ओमी कंडक्टर के लिए, चालक के लिए। ठीक, तो कह सकते हैं प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। और किसी तार की प्रतिरोधकता पदार्थ का एक गुण है, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। यह पदार्थ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा, क्योंकि आकार बदलने से थोड़ी ना प्रतिरोधकता बदलने वाला है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई प्रतिरोधकता की। और यदि चलिए ठीक है, नेक्स्ट, फ्यूज तार के दो विशेष अभिलक्षण लिखिए। फ्यूज तार कैसे लगा होता है? सीरीज में लगा होता है, घर वगैरह में देखे होंगे कुछ इस टाइप का। ठीक है, पहला है इसका गलनांक कम होता है, कि जो ही आप ज्यादा लोड दोगे तो क्या होगा? वो तुरंत ब्रेक कर जाएगा। दूसरा, इसका उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ये 2 पॉइंट लिखना था, एक ही नंबर का क्वेश्चन था। दिए गए परिपथ में आई का मान बताया। अभी जस्ट याद होगा, ऐसा वाला एक फिगर बनाए थे। इनकमिंग को क्या कहते हैं? पॉजिटिव, और आउटगोइंग वाले को निगेटिव। तो जो आ रहा है जा रहा है, चलिए हम 7 एम्पियर से शुरू करते हैं। तो 7 एम्पियर प्लस में, 3 एम्पियर माइनस में, ठीक है, 2 एम्पियर प्लस में, आई माइनस में, और 5 एम्पियर प्लस में, बराबर 0। तो यहां से कितना हो जाएगा? तो ये लिख सकते हैं, तो 7 तो 9 और 4 मतलब 14 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर बराबर आई। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 11 एम्पियर। ये 2 मार्क्स से पूछने लगता क्वेश्चन नहीं था, 1 नंबर काफी था इसके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आंसर हो गया 11 एम्पियर। नेक्स्ट, क्या प्रतिरोधकता का व्यंजक किसी चालक के लिए लिखे? ओके, लिखते हैं, तथा व्यंजक के प्रत्येक अवयव को समझाएं। तो प्रतिरोधकता क्या होता है? ये अभी जस्ट पीछे भी देखे थे। क्या होता है? प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। अब प्रतिरोधकता को ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, मतलब दूसरा नाम प्रतिरोधकता का। इससे पहले भी याद होगा, आप लोग पढ़े हैं R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, पढ़े हैं। ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछे हुए था, वहां पे आपसे प्रतिरोधकता पूछा गया था और ये भी फॉर्मूला दिया गया था, ये भी दिया गया था। बहुत सारे लोग जो इसको रट रट के बैठे रहते हैं, रो L अपॉन ए, उसने इसको मार दिया प्रतिरोधकता में। तो प्रतिरोधकता के लिए ये फॉर्मूला होगा R A अपॉन L का, जबकि प्रतिरोध के लिए रो L अपॉन ए का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, लिख दिए। और इसके हर एक टर्म को R प्रतिरोध है, L क्या है? चालक की लंबाई, A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और इसके यदि मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और लंबाई के लिए मीटर।
तो मीटर स्क्वायर कट गया तो ओम इंटू मीटर, ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है, और इसका आप क्या निकाल सकते हैं, बीमा में निकाल सकते हैं, तो ये आप निकाल लीजिएगा और कोशिश कीजिए कैसे निकालते हैं इसको समझ के। ठीक है, नेक्स्ट 2010 में पूछा, एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। याद होगा जस्ट पहले भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, तो वहां पे हमने लॉन्ग मेथड यूज किया था। लॉन्ग मेथड से आप बनाइएगा, ठीक है, हम शॉर्ट मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। तो n बराबर कितना कह रहा है 2, और कह रहा है r बराबर कितना 12 ओम, तो r डैश बराबर क्या होगा, खींचकर लंबाई दुगुनी की गई है तो मतलब n स्क्वायर r, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 12, मतलब 4 इंटू 12 मतलब 48 ओम नया प्रतिरोध फटाक से निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 48 ओम। नेक्स्ट ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्पीड बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रतिरोधकता क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। ऑलरेडी प्रतिरोधकता क्या है पहले ही बात कर चुके हैं, इसका SI मात्रक क्या है वो भी पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, किसी प्रारूपी अर्धचालक के लिए तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोधकता के बदलाव का ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें। तो तापमान में परिवर्तन के साथ देखो, किसी चालक की यदि हम बात करें तो ताप के बढ़ने से उसका प्रतिरोधकता बढ़ती है, ठीक है, लेकिन यदि अर्धचालक की बात करें तो वहां पे तापमान के बढ़ने से उसकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध कम होता है। तो जो ही ताप को बढ़ा रहे हो तो देख रहे होगे ये ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब प्रतिरोधकता का मान कम होते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए ग्राफ अर्धचालक के लिए, और इसका मात्रक ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, तो कह सकते हैं ताप अर्धचालक की प्रतिरोधकता कम हो जाती है। ठीक है, यह प्रतिरोध कम हो जाता है। जबकि यदि हम चालक की बात करें उस केस में अपना तापमान के बढ़ने से उसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ती है। इस टर्म को याद रखेंगे। ठीक है, ये पहले कहानी थे वही सेम टू सेम है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, विभव मापी के सिद्धांत को लिखे और 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रयुक्त परिपथ आलेख खींचिए। तो सबसे पहले सिद्धांत क्या कहता है, किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर उस चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। तो सिंपल सा भी जो होता है समानुपाती होता है लंबाई के। तो कह सकते हैं किसी समान अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार से नियत मान की धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार के किसी भी बिंदु पर विभव पतन तार के संतुलन लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, या ये सिंपल सा इसको लिखना चाहते ऐसे करते, किसी तार के 2 छोरों के बीच का विभवांतर तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सा भी जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। ये इसका क्या हो गया आरेख हो गया। 2009 में पूछा था, अब ये सब पूछने वाला भी चांस नहीं है कि पूछेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको देख के जाइएगा। अब कह रहे एक विद्यार्थी भूल से वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में तथा अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देता है। इसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा परिणाम? देखिए वोल्ट मीटर जो अपना होता है, वोल्ट मीटर इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसने कैसे जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। और एमीटर जो होता है इसको जो आता है श्रेणी क्रम में, इसने कैसे जोड़ दिया? समानांतर क्रम में। तो चूंकि वोल्ट मीटर कैसे जुड़ा होता है? कैसे जुड़ा होता है? समांतर क्रम में। इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। इसको जो ही आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण क्या करेगा? धारा को बहने नहीं देगा। ठीक है, प्रतिरोध पैदा करेगा धारा में, इससे धारा का प्रवाह कम हो जाएगा। लेकिन वही एमीटर जो होता है वो कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन इसने कैसे जोड़ दिया? समानांतर क्रम में जोड़ दिया। तो एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। जो ही आप उसको समानांतर क्रम में जोड़ोगे तो धारा सर्किट से जाने की जगह पे एमीटर से जाना शुरू कर देगा। तो जो ही एमीटर से जाएगा ज्यादा धारा, एमीटर राख काला हो जाएगा। तो कह सकते हैं सिंपल सा, वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध होता है। जब इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो यह परिपथ में जाने वाली धारा को कम कर देता है। अब जस्ट यही बोले, जब एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जब इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है धारा परिपथ से न जाकर एमीटर से गुजरने लगता है। ओके, यदि एक विद्यार्थी भूल से वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में तथा एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देता तो ऐसी स्थिति में युक्ति जल सकती है।
ओके, तो ये कहानी 2009 की थी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया। नेक्स्ट कह रहा है संचायक सेल या सेकेंडरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है। तो पहले पूछा जाता था सेल के बारे में, अब सेल के बारे में बहुत कम पूछा जाता है कि प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल क्या होते हैं। ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसको आप चार्ज नहीं कर सकते हो, मतलब यूज एंड थ्रो, मतलब यूज कर लो फेंक दो। जबकि जो द्वितीयक सेल होते हैं या कह सकते हैं संचायक सेल जो होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, दोबारा डिस्चार्ज होने पर आप चार्ज कर सकते हो। तो कहते हैं ऐसे इसमें संचायक सेल का बड़ा आकार होता है, मतलब बड़े, देखते हो जो रिचार्जेबल बैटरी होता है वो क्या होता है, बड़े साइज का होता है। होने के कारण इसमें प्रयोग किया गया प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, काफी होती है। इस कारण प्लेट पर ध्रुवन बहुत कम होता है, जिसके कारण ये जो प्लेट लगे हुए इस पर ध्रुवन बहुत कम होता है, जिस कारण इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है। ध्रुवन कम होने के कारण इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो ये हो गया 2009 की 2 मार्क्स की कहानी। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये थे क्वेश्चंस आपके 2009 से लेकर 2024 तक के। तो यहां तक यदि आप पहुंचे तो आपसे एक ही कहेंगे कि जो बैक ईयर के 2009 से लेके यदि माना जाए 2014-15 तक के क्वेश्चंस को यदि आप नहीं भी देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2015 से या 2015 के बाद के क्वेश्चन को पक्का वाला आप देख के जाइए, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 100% रिपीट होते हैं। 70 ही आपको बनाने हैं, 140 नहीं बनाने थे, ठीक है। अब पैटर्न चेंज कर दे वो बात की बात है, लेकिन बनाने कितने थे पिछले साल तक, 70 ही बनाने थे। तो 70 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पिछले 2 साल से 70 मार्क्स से जगह पे आपको 100+ मार्क्स के आपके प्रीवियस ईयर की हेल्प से आप बना सकते थे। अब बना तो 70 का था, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़िए और कमेंट करके बताइए कैसा रहा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और बताना भी है कमेंट करके। ओके, तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।